हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुल्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स सोबराज और उसके साथियों ने अगला निशाना 29 साल के हैंक बेंतेजा और उसकी 25 साल की गर्लफ्रेंड कोकी हैमकर को बनाया था। इनकी भी लाश 16 दिसंबर 1975 को एक सुनसान इलाके में मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि चार्ल्स सोबराज और उनके साथियों ने पहले इन लोगों से दोस्ती की थी और फिर उनको अपने भरोसे में लेकर लूट लिया और फिर हत्या कर दी। इनमें से जिसने भी विरोध किया उसकी लाश को उन्हीं की गाड़ी के अंदर से फ्यूल निकाल कर जला दिया गया या फिर कुछ लोगों को ड्रग्स देकर मार दिया गया। अब क्योंकि कुछ महीने के अंदर ही कई महिलाओं की लाश मिली थी जिसमें से ज़्यादातर की हत्याएं एक ही अंदाज में की गई थी और सभी को मारने के बाद बिकिनी में ही छोड़ दिया गया था, इसलिए मीडिया में चार्ल्स सोबराज को द बिकिनी किलर का नाम दे दिया जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने थाईलैंड में आखिरी मर्डर 16 दिसंबर 1975 को 29 साल के हैंक बेंतेजा और उनकी 25 साल की गर्लफ्रेंड कोकी हैमकर का ही किया था। 18 दिसंबर 1975 को इन दोनों की पहचान भी हो गई थी और चार्ल्स सोबराज की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस को चकमा देकर हैंक बेंतेजा और कोकी हैमकर के पासपोर्ट में बदलाव करके एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करता है और उसके सहारे भागकर नेपाल आ जाता है। नेपाल आते ही 21 दिसंबर 1975 को इनकी मुलाकात कनाडा मूल की 26 वर्षीय लॉरेन कैरियर और 29 साल के अमेरिकन नागरिक कोनी जो ब्रोंजेक से होती है। इनसे भी दोस्ती करके बाद में 22 दिसंबर को चार्ल्स सोबराज और उसका दोस्त अजय चौधरी इन दोनों की जान ले लेते हैं और इन्हीं का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए वापस थाईलैंड भाग जाते हैं। थाईलैंड वापस आने पर चार्ल्स सोबराज को पता चलता है कि अब तक थाईलैंड में जो लड़कियां उसके लिए काम करती थीं वो बिना उसको कंफर्म किए, बिना उसको बताए लापता हो चुकी हैं और इसी से चार्ल्स सोबराज को मालूम हो चुका था कि अब तक उनके लिए काम कर रही लड़कियां पुलिस को सब कुछ बता चुकी हैं। इसलिए चार्ल्स सोबराज एक बार फिर से फर्जी पासपोर्ट तैयार करता है और उस पासपोर्ट के सहारे भागकर कोलकाता आ जाता है। यहाँ पर कुछ दिन रहता है और इसी दौरान वो इजरायली नागरिक एवोनी जैकब की हत्या करने के बाद उसका पासपोर्ट चुरा लेता है और फिर इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स सोबराज सिंगापुर भाग जाता है। सिंगापुर में कुछ समय गुजारने के बाद वो मलेशिया जाता है। मलेशिया से फाइनली 1976 में एक बार फिर से चार्ल्स सोबराज थाईलैंड जाता है। यहाँ इस बार वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को चार्ल्स सोबराज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि थाईलैंड पुलिस पर ये आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर चार्ल्स सोबराज को छोड़ दिया था ताकि थाईलैंड का नाम खराब ना हो। यहाँ तक अजय चौधरी चार्ल्स सोबराज का भरपूर साथ दे रहा था। मलेशिया आने के बाद ये लोग एक ज्वेलरी शॉप में बड़ा डाका डालते हैं और लाखों रुपए की कीमती मोती और पत्थर चुराकर लापता हो जाते हैं। इस चोरी के बाद चार्ल्स सोबराज अपने कुछ साथियों के साथ चुराए गए कीमती मोतियों और पत्थरों को लेकर बेचने के लिए स्विट्ज़रलैंड चला जाता है और उसे बेचकर वापस भारत आ जाता है। इस बार चार्ल्स सोबराज के साथ उसका पुराना साथी अजय चौधरी भारत वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि अजय चौधरी स्विट्ज़रलैंड भी चार्ल्स के साथ नहीं गया था। दावा ये किया जाता है कि चार्ल्स सोबराज ने ही उसकी हत्या करके लाश को कहीं गायब कर दिया था। हालांकि चार्ल्स सोबराज ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि चार्ल्स सोबराज के लिए अब तक काम करने वाले ज़्यादातर साथी या तो भाग गए थे या फिर उनकी जान खुद चार्ल्स सोबराज ने ही ले ली थी। इसलिए चार्ल्स सोबराज भारत आने के बाद एक बार फिर से वो 3 लोगों की अपनी नई टीम बनाता है। भारत आने के बाद
चार्ल्स सोबराज पहली बड़ी घटना दिल्ली के मशहूर विक्रम होटल में 5 जुलाई 1976 को अंजाम देता है। दरअसल इस समय फ्रांस से 60 स्टूडेंट भारत की यात्रा पर आए हुए थे और वे सब विक्रम होटल में ही रह रहे थे और इस बात की भनक चार्ल्स सोबराज को भी लग जाती है और इसीलिए चार्ल्स सोबराज विक्रम होटल में ही जाकर रुकता है और किसी न किसी बहाने यहाँ रुके हुए छात्रों से दोस्ती कर लेता है और इसी दोस्ती के दौरान चार्ल्स सोबराज उन छात्रों के पीने वाले पानी में थोड़ी सी नशीली दवाइयाँ मिला देता है। चार्ल्स सोबराज ने सोचा था कि पानी पीने के 1 घंटे बाद जब वो सभी सोने के लिए जाएंगे तब बेहोश हो जाएंगे, लेकिन ये दवा उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ काम करती है और पानी पीने के तुरंत बाद ही बेहोश होकर वो छात्र गिरने लगते हैं और इसी की वजह से कुछ छात्र सचेत हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और फिर उन्होंने चार्ल्स सोबराज और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया और पुलिस को खबर दे दी। इधर जितने भी लोगों को वो नशीला पानी पीने के लिए दिया गया था उनमें से जियान लुक सोलोमन नाम के एक छात्र की मौत हो जाती है। इस खबर के मिलते ही पुलिस ने तुरंत चार्ल्स सोबराज और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स सोबराज पर जियान लुक सोलोमन और इजरायली नागरिक एवोनी जैकब की हत्या और दर्जनों लूट, चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। सुनवाई के बाद उसे एवोनी जैकब और जियान लुक सोलोमन की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसे 2 अन्य साथियों के साथ तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि चार्ल्स सोबराज पहले से ही जेल से भाग चुका था, इसलिए इस बार जेल की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस बार चार्ल्स सोबराज भागने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि वो जेल के अंदर सभी से दोस्ती करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते जेल के अंदर वह बॉस बन जाता है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल के तत्कालीन जेलर से इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जेलर ने चार्ल्स सोबराज को उसे अपने ही कमरे के ठीक बगल में एक कमरा दे दिया था, जिसमें चार्ल्स सोबराज बड़े ही ठाट बाट से रहता था। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस पूरे केस में चार्ल्स सोबराज की एक महिला वकील खुद को चार्ल्स सोबराज के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाई थी और इन दोनों में भी संबंध बनने लगे थे। जेल में चार्ल्स सोबराज को हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। इसे जेल में चार्ल्स साहब कहा जाने लगा था। जेल के अधिकतर कैदी उसके गुलाम बन चुके थे। इसी ठाट बाट और ऐसे मौज मस्ती के बावजूद चार्ल्स सोबराज जेल से भागने का प्लान भी तैयार करता रहता है और जेल के किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। प्लान के तहत वो पहले तो जेल के अंदर एक विदेशी कैदी की मदद करते हुए उसे जेल से बाहर निकलवा देता है और वहीं जेल के अंदर 3 और कैदियों से गहरी दोस्ती कर लेता है और फिर प्लानिंग के बाद 17 मार्च 1986 को जेल में अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी का आयोजन करता है। प्लान के मुताबिक इस पार्टी के मौके पर कस्टर्ड बनाया जाता है, जिसमें चुपके से चार्ल्स सोबराज के साथी नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। इस कारण उस कस्टर्ड को खाने के बाद जेल के सभी सुरक्षाकर्मी समेत दूसरे सभी कैदी बेहोश हो जाते हैं और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर अपने 4 साथियों के साथ चार्ल्स सोबराज बड़ी शान से जेल से बाहर निकल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स सोबराज ने जेल से निकलकर भागने की बजाय गेट पर रुककर बेहोश गार्ड के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी और फिर वहां पर पहले से ही खड़ी गाड़ी में बैठकर निकल गया था। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से चार्ल्स सोबराज जैसे खतरनाक अपराधी के भागने की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया था और आनन फानन में चार्ल्स सोबराज को पकड़ने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। चार्ल्स सोबराज को पकड़ने की जिम्मेदारी मुंबई के उसी अधिकारी को दी गई थी जिन्होंने पहली बार 1971 में चार्ल्स सोबराज को पकड़ा था। कई हफ्तों तक
पुलिस देश के अलग अलग हिस्सों में खाक छानती रही, लेकिन कहीं भी चार्ल्स सोबराज का पता नहीं चलता है। इसी दौरान 6 अप्रैल 1986 को गोवा के एक होटल में चार्ल्स सोबराज रात में अपने एक साथी के साथ आता है। वहाँ पर मुंबई पुलिस के वो अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। वे चार्ल्स सोबराज को देखते ही पहचान लेते हैं और फिर पूरी प्लानिंग के साथ चार्ल्स सोबराज को धर दबोचते हैं। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स सोबराज को जब वापस गोवा से मुंबई और फिर मुंबई से दिल्ली लाया जाता है, तो दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल के अधिकारी चार्ल्स सोबराज को एयरपोर्ट पर बीएसएफ की एक चार्टर प्लेन लेकर कस्टडी में लेने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चार्ल्स सोबराज का खौफ कितना ज़्यादा था। दोबारा पकड़े जाने के बाद चार्ल्स सोबराज पर एक बार फिर से नया मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसकी सज़ा और बढ़ा दी जाती है। साथ ही उसकी सुरक्षा में भी काफ़ी बढ़ोतरी कर दी जाती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि चार्ल्स सोबराज ने एक प्लानिंग के तहत जेल से भागने का प्लान बनाया था। दरअसल भले ही पहले थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स सोबराज को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में एक फ्रेंच अधिकारी ने अपने लेवल से जांच करते हुए पुख्ता सबूत जमा कर लिए थे, जिसके आधार पर थाईलैंड में एक बार फिर से ट्रायल शुरू कर दिया गया था और थाईलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से चार्ल्स सोबराज को वापस थाईलैंड भेजने की अपील की थी। भारत सरकार भी चार्ल्स सोबराज की सज़ा खत्म होने पर उसे थाईलैंड भेजने की तैयारी में लग गई थी। चार्ल्स सोबराज को अच्छे से पता था कि अगर वो थाईलैंड जाता है तो 5 लोगों की हत्या के जुर्म में उसे फांसी की सज़ा जरूर होनी थी। इसी फांसी की सज़ा से और थाईलैंड के प्रत्यारोपण से बचने के लिए चार्ल्स सोबराज जेल से भाग जाता है और फिर वो जानबूझकर पुलिस के पकड़ में आ जाता है ताकि दोबारा उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाए और वो लंबे समय तक जेल में रह सके और थाईलैंड की प्रत्यारोपण से बच सके। आगे हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहाँ लंबे समय तक चार्ल्स सोबराज की पेशी ना होने की वजह से थाईलैंड में चल रहे केस को बंद कर दिया गया। 1997 तक चार्ल्स सोबराज भारत की जेल में ही रहता है और फिर 1997 में 21 साल की सज़ा पूरी होने के बाद उसे वापस फ्रांस भेज दिया जाता है। अगले कुछ समय तक चार्ल्स सोबराज फ्रांस में ही रहता है, क्योंकि फ्रांस में उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, इसलिए उसे वहाँ कोई सज़ा नहीं मिलनी थी। फ्रांस में रहते हुए वो लाखों डॉलर्स की कमाई भी करता है। दरअसल वो जिसे भी इंटरव्यू देता था उससे वो लाखों रुपए ले लिया करता था। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि एक अमेरिकन एक्टर डायरेक्टर ने चार्ल्स सोबराज के ऊपर किताब लिखने और उसके ऊपर फिल्म बनाने की राइट्स खरीदने के लिए चार्ल्स सोबराज को 97 करोड़ की भारी भरकम रकम दी थी। चार्ल्स सोबराज की ज़िंदगी फ्रांस में बहुत अच्छी और ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2003 में वो फिर से नेपाल आ जाता है। 1975 के आसपास नेपाल में जो उसने 2 विदेशी नागरिकों की हत्या की थी, वो केस अब तक नेपाल में बंद नहीं हुआ था और उसे अभी यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बावजूद चार्ल्स सोबराज यहाँ आता है और काठमांडू में अपना मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करता है। तो यहाँ अपनी पहचान बदलकर वो रह रहा था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन नेपाल के मीडिया हाउस द हिमालयन टाइम्स का पत्रकार एक दिन चार्ल्स सोबराज को काठमांडू के कसिनो में देखते ही पहचान लेता है और फिर कुछ दिनों तक चार्ल्स सोबराज के बारे में सभी जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नेपाल पुलिस के अधिकारी हरकत में आते हैं और मौका मिलते ही उसी कसिनो से चार्ल्स सोबराज को गिरफ्तार कर लेते हैं। चार्ल्स सोबराज पर 26 वर्षीय कैनेडियन नागरिक लॉरेंस कैरियर और 29 साल के अमेरिकन नागरिक कॉनी जो ब्रोंजेक की हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा चार्ल्स सोबराज पर नेपाल में फर्जी पासपोर्ट के सहारे आने का मामला भी दर्ज किया जाता है और केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। सारी सुनवाई के बाद काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चार्ल्स सोबराज को 2 विदेशी नागरिकों की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इस फैसले के खिलाफ चार्ल्स सोबराज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है,
सुप्रीम कोर्ट भी 30 जुलाई 2010 को काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए चार्ल्स सोबराज की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखता है। वैसे काफ़ी लोगों का ये भी दावा है कि चार्ल्स सोबराज अपने एक प्लान के तहत नेपाल आया था, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं थाईलैंड में दोबारा केस शुरू ना हो जाए और फ्रांस ने उसे थाईलैंड यदि भेज दिया तो उसे मौत की सज़ा हो सकती है। जबकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर मौत की सज़ा का प्रावधान है ही नहीं, इसलिए वो नेपाल आ गया था। नेपाल की जेल में रहते हुए भी चार्ल्स सोबराज की आशिकी कम नहीं हुई थी। जहां पहले उसने दर्जनों लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर प्यार का नाटक किया और बाद में उनकी हत्या कर दी थी, वहीं तिहाड़ जेल में रहते हुए भी कथित तौर पर उसने केस की पैरवी कर रही वकील के साथ भी रिश्ते बनाए थे। इसी तरह नेपाल की जेल में बंद रहते हुए उसने अपने ही वकील की बेटी के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी थी। इनका नाम था निहिता विश्वास। निहिता विश्वास भी पेशे से एक वकील थी, लेकिन जेल में बंद रहते हुए 9 अक्टूबर 2008 को निहिता विश्वास ने चार्ल्स सोबराज से शादी कर ली थी। शादी के वक्त चार्ल्स सोबराज की उम्र 66 साल थी, जबकि निहिता विश्वास की उम्र सिर्फ 22 साल थी। निहिता विश्वास इस कारण बहुत फेमस हो गई थी और फिर उन्हें बिग बॉस में भी शामिल होने का मौका दिया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ़िलहाल चार्ल्स सोबराज की स्थिति क्या है। चार्ल्स सोबराज की उम्र 78 साल है और वह अभी नेपाल की एक जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। 2010 में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां एक के बाद एक कई सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद ठीक होने पर एक बार फिर से उसे जेल में बंद कर दिया गया और अभी भी वो जेल में ही है। जेल में बंद रहते हुए 2021 में एक बार फिर से चार्ल्स सोबराज ने ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। तब उसने जेल की कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हुए कुछ विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू दे दिया था। चार्ल्स सोबराज पर अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, साथ ही इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल ही में एक सरपेंट नाम की एक वेब सीरीज भी इस पर बनी थी, जिसने दुनिया भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। वैसे तो ऑन रिकॉर्ड चार्ल्स सोबराज ने लगभग 10 से 15 हत्या ही की हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने कम से कम 30 हत्याओं को अंजाम दिया था और इसके लूटपाट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। फ़िलहाल चार्ल्स सोबराज जेल में बंद है, इन सभी गुनाहों की सज़ा काट रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा भी किया जा सकता है। दरअसल नेपाल के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी 70 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है, भले ही उसका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों न हो। इसी आधार पर कई बार चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा करने की मांग हुई है। अब आप ही बताएं, चार्ल्स सोबराज को उसकी बढ़ती उम्र के आधार पर जेल से रिहा करना चाहिए या नहीं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग इस हैवान की कहानी को जान सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।